प्यारे बच्चों, पहले वीडियो में हमने देखा था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऑपरेटर फॉर्म में हमने देखा। इस वीडियो में हम देखेंगे, ये सेकंड वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सेप्टेबल कंडीशन फॉर वेव फंक्शन साई, ठीक। और हम देखेंगे ईजन वैल्यू और ईजन फंक्शन तथा फिजिकल मीनिंग के बारे में समझेंगे। यहाँ देखा जाए, ये हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस भी साई अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। यहाँ जो है दिया गया है एक्सेप्टेबल कंडीशन फॉर वेव फंक्शन कौन, साई। यानी इसमें देखें, अगर इस इक्वेशन में तो डेल स्क्वायर तो ऑपरेटर है, लाप्लासियन ऑपरेटर। साई ये हमारा वेरिएबल है, प्लस साइन है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। 8 फिक्स है, पाई फिक्स है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, ठीक। एच स्क्वायर, एच प्लैंक कांस्टेंट फिक्स है, और ई टोटल एनर्जी और भी पोटेंशियल एनर्जी। तो ई माइनस भी यानी एनर्जी टर्म, काइनेटिक एनर्जी, ठीक। यह एक वेरिएबल है, एनर्जी टर्म एक वेरिएबल रहा। उसके बाद जो है साई यहाँ लिख ही लिए, ठीक। तो इस इक्वेशन जैसे मान लीजिए हम आप एक इक्वेशन दें, एक्स स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0। तो इसमें दो वेरिएबल हैं, एक x है और दूसरा y है। हम इसमें y की वैल्यू 1 रखें, y की वैल्यू 2 रखें, y की वैल्यू 3 रखें, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की कुछ न कुछ वैल्यू आएगी ही आएगी। मैथमेटिक्स में आप जानते ही होंगे। उसी तरीके से इस इक्वेशन में अगर हम एनर्जी का टर्म रखते जाएं, ठीक, हम क्या करें, एनर्जी का टर्म रखते जाएं। तो एनर्जी का टर्म सपोज दैट हमने E1 रखा, E2 रखा, E3 रखा, E4 रखा, E5 रखा, मान लीजिए ये एनर्जी टर्म हम रखते गए। तो जब रखेंगे एनर्जी के टर्म को, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वेव फंक्शन साई की कुछ न कुछ वैल्यू तो आएगी ही आएगी। तो मान लीजिए E1 रखी, आ गया साई 1, फिर रख दिए साई 2, और E3 रखने पर मान लीजिए आ गया साई 3, E4 रखने पर आ गया साई 4, डॉट 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 E5 रखने पर आ गया मान लीजिए साई 5। तो ये हमारे वेव फंक्शन की वैल्यू आती चली गई। यानी इस इक्वेशन में हमने एनर्जी टर्म रखा, ठीक। एनर्जी टर्म रखा तो कुछ ना कुछ वेव फंक्शन साई की वैल्यू आएगी। आप जानते हैं वेव फंक्शन साई क्या है, ये रहा वेव, यही हमारा साई है, ठीक। तो जो फंक्शन साई की वैल्यू है, क्या ये सभी वैल्यू एक्सेप्टेबल है? क्या ये स्वीकार करने योग्य हैं? क्या ये सभी इलेक्ट्रॉन के बारे में सही इंफॉर्मेशन देती हैं, ठीक है। तो क्या ये सही इंफॉर्मेशन दे रही हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में? यानी ऑल दीज वैल्यू ऑफ साई आर एक्सेप्टेबल और नॉट, क्या एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो उन एक्सेप्टेबल कंडीशन को देखेंगे कि कब यह जो है एक्सेप्टेबल है, ठीक। और समझाया। तो एक्सेप्टेबल कंडीशन आपकी है फाइनाइट, FINIT, फाइनाइट। दूसरा है कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस। तीसरा सिंगल वैल्यूड, SINGL, सिंगल वैल्यू। और चौथा और फाइनल नॉर्मलाइज्ड, NORMALISED। यानी हमने रखा E1, आ गया आंसर साई 1, हमने रखा E2, आंसर आया साई 2, E3 रखे, आंसर आया साई 3, E4 रखे और आंसर आ गया साई 4। तो हम देखें कि जो ये फंक्शन एनर्जी टर्म रखा गया और ये जो हमें फंक्शन मिला वेव फंक्शन, ठीक, क्या ये सभी वेव फंक्शन इन क्राइटेरिया पर फिट बैठते हैं? तो जो भी वैल्यू आनी चाहिए साई की, वह क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। फाइनाइट मतलब एक फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, अनंत नहीं, इनफाइनाइट नहीं। क्या होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। दूसरा कहता है वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए। कंटिन्यूअस क्या है जी, कंटिन्यूअस का मतलब जैसे हमने लिया साई 1 बराबर, हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इसका हमने वैल्यू कर दिया +2, इसका कर दिया -2, इसका कर दिया +2, इसका कर दिया -4।
तो इसमें देखिए +2 -2 +2 -2 +2 -2 ऐसे आ रहा है, तो समझ में आ रहा होगा ये कंटिन्यूटी को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। जैसे हम एक लिखते हैं +1, ठीक है, ऐसे कि 1 2 3 2 1, ठीक, फिर 2 3 2 1 4 2। अब देखिए हम कहें कि इसमें से कौन सा नंबर जो है कंटिन्यूटी को ब्रेक कर रहा है, तो 1 2 3 यानी ऐसे बढ़ा, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 1, फिर उसके बाद जो है 2 3, फिर 2 1, अब यह 4 आ गया और फिर आ गया 2। यह जो वैल्यू 4 है ये इस कंटिन्यूटी को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। यानी जो साई की वैल्यू है क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। और फिर कह रहा है सिंगल वैल्यूड। सिंगल वैल्यू का मतलब हुआ किसी एक पॉइंट पर एक ही वैल्यू उसकी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम कहते हैं x² = 2, तो x इक्वल टू क्या होगा, ये x² = 4 कर दे, तो x इक्वल टू होगा +-2, 2 वैल्यू आ गई ना। तो क्या कह रहा है कि किसी भी जगह पर क्या होना चाहिए, किसी पॉइंट पर सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। यानी एक्सेप्टेबल कंडीशन को देखा जाए तो हम जैसे एनर्जी के टर्म को रखने के बाद वेव फंक्शन साई की वैल्यू हमने प्राप्त किया, ठीक। एनर्जी टर्म को रखते गए और क्या प्राप्त किया, वेव फंक्शन साई की वैल्यू हमने ऑब्टेंड किया। जब हमको ये वेव फंक्शन साई की वैल्यू निकली तो हम देखें कि जैसे मान लीजिए साई 1 को चेक करना है, तो हमको देखना होगा कि साई 1 फाइनाइट है कि नहीं, फिर साई 1 कंटिन्यूअस है कि नहीं, फिर सिंगल वैल्यू है कि नहीं, और उसके बाद फाइनल कंडीशन क्या है, नॉर्मलाइज्ड। इन नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या होती है भाई, तो देखिए नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन, मान लीजिए हमको चेक करना है कि साई 2 नॉर्मलाइज्ड है या नहीं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का, ये जो फंक्शन दिख रहा है इसका स्क्वायर कर देंगे, साई 2 स्क्वायर। यानी जिस फंक्शन को हमको चेक करना हो उस फंक्शन का क्या कर देंगे, स्क्वायर। मान लीजिए साई है फंक्शन है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कीजिए, कहाँ से, -∞ से लेकर के +∞ तक, ठीक। अब इंटीग्रेशन किया तो यहाँ डी भी लगा दें ना, समझ रहे होंगे मैथ वाले, क्योंकि जब तक ये डी भी नहीं लिखा रहेगा, ये नहीं लिखा रहेगा, तब तक ये इंटीग्रेशन काम नहीं करेगा। यानी उस फंक्शन का स्क्वायर किए, उस फंक्शन का स्क्वायर किए और इंटीग्रेशन किए, कहाँ से कहाँ तक, -∞ से लेकर +∞ तक, तो सॉल्व करने पर 1 आना चाहिए। तब हम कहेंगे कि यह फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है। जैसे मान लीजिए इसको हमने उठाया साई 2 को, तो साई 2 को उठाया तो साई 2 का स्क्वायर कीजिए और इसका इंटीग्रेशन कीजिए -∞ से लेके +∞ तक, और यहाँ लिख दिया हमने डी भी। डी भी क्या है जी, अरे डी भी का मतलब हुआ x, y और z, इसके यानी dx, dy और dz तीनों चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तब हम कहेंगे कि यह साई 2 क्या है, नॉर्मलाइज्ड है। यानी नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन हम कहते हैं। अच्छा एक चीज़ और जाने, अगर यह 0 आ गया तो कहेंगे ऑर्थोगोनल है। फंक्शन क्या है, ऑर्थोगोनल है। साई स्क्वायर डी भी इक्वल टू 0 का मतलब ऑर्थोगोनल, और साई स्क्वायर डी भी इक्वल टू 1 आ गया तो क्या हो गया, नॉर्मलाइज्ड। तो हमारा ये जो फंक्शन है, एक्सेप्टेबल कंडीशन जो दिखाई दे रही है वह क्या है, तो 4 एक्सेप्टेबल कंडीशन हमने यहाँ देखा। पहला, साई क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। यानी जो फंक्शन आए वह साई शुड बी फाइनाइट, कंटिन्यूअस, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए और नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। नॉर्मलाइज्ड का मतलब हुआ कि उस फंक्शन के स्क्वायर करके उसका इंटीग्रेशन कीजिए -∞ से +∞ तक, तो आंसर 1 आना चाहिए। अगर यहाँ 0 आ गया तो ऑर्थोगोनल हो गया, 1 आ गया तो नॉर्मलाइज्ड हो गया। बात समझ में आ गई। तो अब हम देखें कि अगर इनमें से जैसे हमने ले लिया साई 1, साई 2, साई 3, साई 4, मान लीजिए साई 1 में यह क्राइटेरिया पूरा का पूरा फुल फिलअप कर रहा है, ठीक। मान लीजिए साई 2 भी फुल फिलअप कर रहा है,
साई 3 फुलफिल नहीं कर रहा है इस क्राइटेरिया को, मान लिए, और साई 4 कर रहा है, तो साई 1, साई 2, साई 4 को हम कहेंगे क्या, वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन। क्या कहेंगे, वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन। और साई 3 जो है हमारा वेल बिहेव वेव फंक्शन नहीं है, यानी इससे हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में सही जानकारी नहीं मिल रही है। ठीक, तो एनर्जी का जो टर्म है, एनर्जी का जो टर्म है, इस टर्म को कहेंगे ईजेन वैल्यू, EIGEN, ईजेन वैल्यू। ईजेन वैल्यू क्या है, तो एनर्जी का वह मान, एनर्जी की वह वैल्यू जिसको इस इक्वेशन में रखा जाए, एनर्जी की वह वैल्यू जिसको इस इक्वेशन में रखा जाए और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व हो जाए। ठीक, एनर्जी की वह वैल्यू जिसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में रखने पर यह इक्वेशन सॉल्व हो जाए, ईजेन वैल्यू कहेंगे। तथा जो साई फंक्शन आएगा, वेव फंक्शन साई की जो वैल्यू आएगी, इसे कहेंगे ईजेन फंक्शन। तो दो टर्म हमारे सामने आए, EIGEN, ईजेन वैल्यू, और ईजेन FUN ईजेन वैल्यू और ईजेन फंक्शन। ईजेन वैल्यू क्या है, हाई एनर्जी को ईजेन वैल्यू करें, E1 ईजेन वैल्यू है, E2 ईजेन वैल्यू है, E3 नहीं है, E3 हमारी ईजेन वैल्यू नहीं है, क्योंकि यह इन कंडीशन को फॉलो नहीं कर पा रहा था। E4 ईजेन वैल्यू है। तो एनर्जी की वह वैल्यू जिसको इस इक्वेशन में रखने पर हल हो जाए यह इक्वेशन, तो उस वैल्यू को कहेंगे ईजेन वैल्यू, और जो फंक्शन प्राप्त होगा उसे कहेंगे ईजेन फंक्शन। ठीक, ईजेन शब्द क्या है जी, ईजेन का हिंदी होता है हल, सॉल्व, SOLV। ईजेन का मतलब होता है सॉल्व, हल, हल मान और हल फलन। ठीक, सॉल्व वैल्यू और सॉल्व फंक्शन। तो क्या रहा, इस वीडियो में हमने अभी तक क्या देखा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, ठीक, उसका एक्सेप्टेबल कंडीशन देखा। एक्सेप्टेबल कंडीशन क्या है, फाइनाइट, कंटिन्यूअस, सिंगल वैल्यू और नॉर्मलाइज्ड। फाइनाइट वैल्यू फिक्स होनी चाहिए, कंटिन्यूअस एक कंटिन्यूटी बनी होनी चाहिए, उसके बाद सिंगल वैल्यू किसी भी पॉइंट पर एक वैल्यू होनी चाहिए, और नॉर्मलाइज्ड का मतलब हुआ उस फंक्शन का स्क्वायर करके इंटीग्रेशन कीजिए माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव तक, तो आंसर 1 आना चाहिए, तो हम कहेंगे कि वह फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है। अगर यह 0 आ गया तो हम कहेंगे वह ऑर्थोगोनल है। क्या है, ऑर्थोगोनल है। ठीक, इस आधार पर हमने एनर्जी की वैल्यू को देखा, हमको सॉल्व नहीं करना है, यहाँ जानना है फिजिकल मीनिंग क्या है। तो एनर्जी की वैल्यू को पुटअप करते गए, फंक्शन की वैल्यू मिलती चली गई। हम देखें कि यह साई 1 इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, साई 2 इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, साई 4 फॉलो कर रहा है, तो हम कहेंगे कि साई 1, साई 2, साई 4 क्या है, ईजेन फंक्शन है। क्यों, क्योंकि ये जो है फाइनाइट है, कंटिन्यूअस है, सिंगल वैल्यू है, नॉर्मलाइज्ड है। ठीक, और साई 3 हमारा ईजेन फंक्शन नहीं है। अच्छा, E1, E2, E4 क्या है, ईजेन वैल्यू हैं, लेकिन E3 ईजेन वैल्यू नहीं है। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम देखेंगे, ये तो हमने देखा एक्सेप्टेबल कंडीशन फॉर वेव फंक्शन साई, उसके बाद हमने देखा ईजेन वैल्यू और ईजेन फंक्शन को देखा। ईजेन का अर्थ होता है सॉल्व। ठीक, ये कंडीशन दिमाग में एकदम बैठी रहनी चाहिए। हम देखें फिजिकल मीनिंग, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन साई, यानी जो वेव फंक्शन हम देखे हैं, ठीक है, यहाँ से हमको प्राप्त हुआ क्या, इस इक्वेशन से हमें प्राप्त हुआ फंक्शन साई की वैल्यू। तो जो साई मिली है, यह साई क्या बताता है, इसका फिजिकल मीनिंग देखना है। वेव फंक्शन साई का फिजिकल मीनिंग यह क्या होना चाहिए, वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन होना चाहिए। वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि फाइनाइट, कंटिन्यूअस, सिंगल वैल्यूज और नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज मतलब उस फंक्शन का स्क्वायर कीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव तक, और आंसर क्या आना चाहिए 1। तब हम कहेंगे कि यह फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, नॉर्मलाइजेशन की यह कंडीशन है। ठीक, ये सारा काम हमने किया। हमको मान लीजिए साई मिल गया और साई इन क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, तो साई हमें बताता क्या है, उस साई से जानकारी क्या मिलती है। तो देखिए, जैसे यह वेव चल रही है, इस वेव में, ठीक,
ये हमारा साई है, यही। तो साई क्या बताता है? आयाम को, एम्पलीट्यूड। साई इन्फॉर्म अबाउट एम्पलीट्यूड। साई किसको इन्फॉर्म करता है? एम्पलीट्यूड या आयाम को इन्फॉर्म करता है। ठीक, अगर हम इसको स्क्वायर कर दें तो साई स्क्वायर कर दिया जाएगा तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा और यह प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी हो जाएगा। और यही हमारा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, DENSITY। यानी साई बताता है एम्पलीट्यूड को और साई स्क्वायर बताता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। और यह क्या है? इंटेंसिटी है, तीव्रता। और यही क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉनिक घनत्व को। यानी साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉनिक घनत्व, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताता है। और साई स्क्वायर DV, साई स्क्वायर DV क्या बताता है? उस जगह को बताता है, ऑर्बिटल, ORBITAL। साई स्क्वायर DV क्या बताता है? ऑर्बिटल को बताता है। यानी यह न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर उस जगह को, उस स्थान को बताता है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। बात समझ में आया? तो यानी इस इक्वेशन से, श्रोडिंगर का जो वेव इक्वेशन है, इस इक्वेशन में एनर्जी की वैल्यू पुटअप की गई और यह इक्वेशन सॉल्व हुआ, हमको साई मिल गया। जो फंक्शन साई मिला वो फाइनाइट, कंटिन्यूअस, सिंगल वैल्यू और नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि यह फंक्शन ईजन फंक्शन है और एनर्जी की वैल्यू ईजन वैल्यू है। तो क्या रहा? ईजन वैल्यू की डिफिनीशन, ऊर्जा का वह मान, एनर्जी की वह वैल्यू जिसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में रखने पर, ठीक है, यह इक्वेशन सॉल्व हो जाए। क्या हो जाए? सॉल्व हो जाए, हल हो जाए। उस एनर्जी की वैल्यू को ईजन वैल्यू कहेंगे तथा जो वेव फंक्शन प्राप्त होगा, ऑब्टेन्ड होगा, उसे हम कहेंगे ईजन फंक्शन। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि जो एक्सेप्टेबल कंडीशन समझ में आ गई, साई मिला तो साई क्या है? एम्पलीट्यूड को बताता है, साई आयाम को बताता है, एम्पलीट्यूड को। और साई इसका स्क्वायर कर दें तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा और जब इसका स्क्वायर होगा तो इंटेंसिटी को बताएगा और इंटेंसिटी को ही बताया तो इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉनिक घनत्व उस जगह पर क्या है। और साई स्क्वायर DV बताएगा ऑर्बिटल को, कक्षक को। किसको बताएगा? ऑर्बिटल। हिंदी में हो गया कक्षक। कक्षक क्या है? तो न्यूक्लियस के चारों ओर वह स्पेस, वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अधिकतम हो। नाभिक के चारों ओर वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक हो, क्या कहलाता है? ऑर्बिटल कहलाता है। तो ये रहा हमारा फिजिकल मीनिंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। इसमें हमने देखा क्या? एक्सेप्टेबल कंडीशन को देखा। उसके बाद क्या देखा हमने देखा कि क्या बता रहा है साई, ईजन वैल्यू, ईजन फंक्शन देखे। और साई क्या बता रहा है? एम्पलीट्यूड को, साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, और साई स्क्वायर DV ऑर्बिटल या कक्षक को बता रहा है। अब इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का डेरिवेशन।